नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। सभी मंत्रीगण यहां पर शपथ ले चुके हैं और अपना अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। लेकिन मोदी 3.0 की शुरुआत विवादों के साथ हुई। सबसे पहले चुनावी परिणामों ने बीजेपी को चौंका दिया। जो उनका अति आत्मविश्वास था, कहीं ना कहीं उसको हिला दिया। साथ ही साथ एनडीए, यहाँ तो बीजेपी अकेले कहता था 400 पार, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर भी 300 भी नहीं छू पाए। और यहाँ इंडिया गठबंधन ने दिखाया मोदी नहीं तो कौन। ये सवाल दर्शकों कई सालों से लोगों को परेशान कर रहा था, या फिर कह लीजिए लोगों के सामने था कि मोदी नहीं तो कौन। तो यहाँ पर एक चेहरा सामने आया है मोदी के आगे, कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आगे। वो हैं राहुल गांधी, जो कि विपक्षी नेताओं में सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं। और अगर बात करें तो मोदी 3.0 की, तो कुछ दोबारा यहाँ पर मंत्रिमंडल ऐसा है या फिर मंत्री ऐसे हैं जिनसे जनता खुश नहीं है। खुद बीजेपी के सपोर्टर यहाँ पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लगातार कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया मोदी जी, वापस से वही काम कर दिया जो हम नहीं चाहते थे। यानी यहाँ पर पहले से ही लोगों ने अंदेशा दे दिया कि जो जिस चीज़ से हम ना खुश थे, जिस मंत्री के पद पर बैठने से नाखुश थे, वही कार्य वही काम आपने फिर दोबारा कर दिया। इनमें कुछ नाम हैं, जैसे यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं। यहाँ पर बात करें रेल मंत्रालय को लेकर अश्विनी वैष्णव, और भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनको फिर दोबारा वही जिम्मेदारी दी गई है जो उनको 2014-2019 में दी गई थी। यहाँ पर निर्मला सीतारमण के बयान कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाते हैं। जब प्याज के दाम बढ़े, टमाटर के दाम बढ़े, तो वो कह देती हैं कि मैं प्याज टमाटर नहीं खाती, तो इसके दामों से फर्क नहीं पड़ता। मानो जनता उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी यहाँ पर जो चीज़ आप नहीं खाते, टमाटर प्याज, अगर वो जनता के लिए दाम बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर वित्त मंत्रालय कह लीजिए मोदी के जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो ऐसे अटपटे बयान देते हैं। अब इसी पे लोग सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मोदी 3.0 की शुरुआत होते ही लोगों के सवाल, और यहाँ पर एक कड़े नेता के रूप में जो मोदी के खिलाफ उतर रहे हैं राहुल गांधी। अब ये दो नाम, ये चीज़ें बीजेपी को परेशान कर रही हैं, खासकर यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही हैं। और यहाँ पर जून से जो है सत्र शुरू होना है। यहाँ पर सभी फिर एमपी शपथ लेंगे, यहाँ पर सभी मंत्री शपथ लेंगे और यहाँ पर अपनी कार्रवाई वो शुरू करेंगे। लेकिन क्या उस दिन राहुल गांधी शपथ लेते हुए नजर आएंगे? क्या इस मंत्रालय को लेकर उस दिन भी बात होगी? आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे साथी आंसू हैं। सबसे पहला सवाल करते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, क्या इसका जवाब अब मिल चुका है? जी बिल्कुल मिल चुका है। जिस तरीके से कांग्रेस ने और जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अपनी यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई, तो राहुल गांधी का एक चेहरा है और जनता के बीच अब वो चेहरा कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा सबसे बड़ा यहाँ पर बीजेपी का कह सकते हैं कि एक माइनस पॉइंट रहा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भ्रमण किया, राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोगों को जोड़ा और जिस तरीके की जो तस्वीरें उभर कर आई, यूथ ने सबसे ज्यादा राहुल गांधी को पसंद किया है। और जिस तरीके से मोदी 3.0 तो आ गया है, लेकिन एक बात है कि इस जीत में कोई मजा नहीं है और उनके चेहरे बता रहे हैं। जिस तरीके से जो पीएम मोदी के चेहरे पर एक निखार रहता था, कहीं ना कहीं वो पेल फेस दिखा, वो जो है वो चेहरा कहीं ना कहीं पीला दिखने लगा है, क्योंकि एक घबराहट है मन में, क्योंकि जनता के वो मन में और दिल में जो है राहुल गांधी के लिए जगह बन चुकी है। पीएम मोदी नहीं तो कौन का जवाब मिल चुका है। पहले बीजेपी को लगता था कि मैदान में कोई नहीं है, सब खाली है, टक्कर में कोई है नहीं। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव जो हुए 2024 के जो परिणाम आए, यहाँ पर 4 जून को उन्होंने बताया कि अगर मोदी नहीं तो फिर राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं जब रिप्लेसमेंट मिल जाती है तो एक इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा होने लगती है। वो इनसिक्योरिटी शपथ समारोह में दिखी कि किसी भी जो बीजेपी की जो मोदी सरकार 3.0 के नेता थे, जो शपथ भी ले रहे थे, तो चेहरे पर वो रौनक नहीं थी, मन में घबराहट थी। तो राहुल गांधी अब वो घबराहट बन गई है। राहुल गांधी उस सबसे बड़े सवाल का जवाब है कि अगर मोदी नहीं तो राहुल गांधी। तो काफी सटीक बैठ रहा है, क्योंकि भले अपने बयानों की वजह से उन पे मीम्स बनते हो, लेकिन अगर आप उनके सच में हकीकत देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता के दिल में अब वो बैठने लग गए हैं। जैसे पहले एक मोदी क्रेज था, मोदी लहर थी, तो कहीं ना कहीं राहुल क्रेज और जो है कांग्रेस लहर का अब लग रहा है कि अब जो है एक वक्त आ गया है कि समय बदलेगा और मोदी लहर को कहीं ना कहीं अब कांग्रेस लहर से रिप्लेसमेंट मिलेगी। ये आपने कहा कि कांग्रेस लहर या कह लीजिए राहुल गांधी अब देखा जाए तो फॉर्म में आ गए हैं, ये आप कहना चाहते हैं। तो
क्या ये फॉर्म उनकी लोकसभा में दिखेगी? क्या वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उतरेंगे? और अगर उतरेंगे तो कितने प्रभावशाली वो साबित होंगे कि क्या एक मजबूत विपक्ष का रोल निभा पाएंगे? जी, देखिए जैसे राहुल गांधी को एक टाइटल मिला पप्पू का, क्योंकि कुछ हरकतें इस तरह की थी, जिस तरीके से वो यहाँ पर रहते थे, जिस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करते थे। लेकिन अब राहुल को लगा कि भाई मुझे भी थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, मुझे अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए अब राहुल अपने आप को निखार रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो पिछले 2 बार के कार्यकाल में पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं रखी, जबकि ऐसे कानून थे, लेकिन उसमें प्रावधान किए कि 10% अगर बहुमत की सीट वाली कोई पार्टी है तो उसमें जो काबिल नेता होगा उसे नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। बीजेपी ने उस कानून में भी संशोधन करवाया, उसके बाद 2 कार्यकाल में नहीं दिखे, तीसरी बार में मांग की जा रही है, राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। तो यहाँ बता दें कि अगर राहुल गांधी हुए तो जनता के मुद्दे जो है वो पहुंचेंगे लोकसभा तक, और ये काफी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। राहुल गांधी ये मोदी 3.0 का सफर काफी टफ बनाने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी का लेवल अब जो है उठ चुका है। राहुल गांधी अब दुनिया के जो है बन चुके, एक मोहरे बन चुके हैं। तो जो सवाल आएंगे मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कभी भी बीजेपी सांसद के आप इंटरव्यूज देख लीजिए, जब हम जमीनी हकीकत पे बात करते हैं तो गोलमोल करके जवाब जो है भग जाते हैं, लेकिन अगर ये धार्मिक की बात करें तो एक बड़ा सा नारा देकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी अब राहुल गांधी को शायद उन्हें भी थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं तो राहुल गांधी शायद इस बार उनकी इस अब आने वाले 5 साल के सफर को काफी टफ बना सकते हैं। ये 5 साल का सफर आपने कहा टफ बना सकते हैं, लेकिन क्या ये 5 साल का जो सफर है वो टफ क्या उनके मंत्री भी उनके लिए बना सकते हैं? क्योंकि जब ये सामने आया कि पोर्टफोलियो किसको क्या मिला, यहाँ पर निर्मला सीतारमण का नाम सामने आया कि फिर दोबारा उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है, और यहाँ अश्विनी वैष्णव का नाम सामने आया, दोबारा वो रेल मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा आउटरीच यहाँ पर हमने सोशल मीडिया पर देखा, मीम बनने लग गए, यहाँ पर निर्मला सीतारमण के पुराने बयान सामने आने लग गए कि सबसे रोस्ट जो है वो अभी तक की फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं। तो क्या ये बीजेपी को आगे तकलीफ देगा कि उन नेताओं को दोबारा उतारना जो विवाद में रहकर यहाँ पर चाहे किसी भी तरीके से नाम करते हो, क्या ये चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी को खाएंगी कि उनके नेताओं के खिलाफ ऐसा आउटरीच शपथ लेने के तुरंत बाद ही, कार्यभार संभालने के बाद ही? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि उनका बयान था जो अभी प्रेजेंट में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, माफी चाहती हूँ उनके नाम के लिए। तो उनके जो बयान थे कि मैं प्याज नहीं खाती तो दाम बढ़ने से, तो क्या आपके सिर्फ प्याज ना खाने से जनता का भला हो जाएगा? जनता तो खाती है प्याज, उनके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ आप अपनी इच्छा या अपने घर की बात बजट में नहीं रख सकती हैं, क्योंकि ये देश का बजट था। और इसी के साथ जैसे कि 4 प्रमुख मंत्रालय, यानी कि आप यहाँ पर जैसे दे सकते हैं कि अमित शाह को फिर से गृह मंत्री बना दिया गया है, इसी के साथ राजनाथ सिंह के पास फिर से जो है यहाँ पर रक्षा मंत्रालय आ गया है। तो जिस तरीके से टीडीपी और नीतीश कुमार की तरफ से रेलवे की मांग की गई थी, लोक स्पीकर की मांग की गई थी, बीजेपी ने सबको नेग्लेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी किसी भी चीज को, यानी कि अपने बड़े नेता को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। आपने उनसे सीट ली है, आप बहुमत में है, तो कहीं ना कहीं फ्रंट फेस पे उनके 1-2 नेता तो आपको भी रखने चाहिए थे। यानी कि बीजेपी की जो एक हुकूमत है वो अभी भी जारी है, और बीजेपी जिस तरीके से सिर्फ अपनी ही चलाती आई है, अभी लोकसभा 2024 में जनता ने घमंड तोड़ा, लेकिन अभी भी वो घमंड बरकरार है कि हम ही फ्रंट फेस से लीड करेंगे। जैसा कि उनका बयान है कि सुरक्षा को लेकर हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते, राजनाथ सिंह को ही रखेंगे। तो इस बात को लेकर जनता खफा दिख रही है, और हो सकता है विधानसभा में फिर से बड़ी पलटी खाने को मिल जाए बीजेपी को, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से घमंड टूटा, शायद बीजेपी ने ये मंत्रालय बांटकर फिर से वो घमंड बना लिया है, और इसका भारी नुकसान आने वाले विधानसभा में उन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन क्या टीडीपी को मंत्रालय नहीं मिलना, नीतीश कुमार के मनचाही चीज नहीं मिलना, तो क्या इस पर वो सवाल उठाएंगे, क्या बगावत करेंगे? हालांकि बगावत मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन क्या बीजेपी से रूठ जाएंगे? क्या बीजेपी को आगे इसका भुगतान करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, बगावत तो नहीं कह सकते, क्योंकि बगावत होती तो शायद पहले हो चुकी होती, लेकिन कहीं ना कहीं अब नेता शांत दिख रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें कि एक जो खटास आ गई है ना रिश्तों में, ये आगे जाके परिणाम बीजेपी को भुगतना जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से यूपी और महाराष्ट्र में अपनी सीटें खोई, बीजेपी का बहुत बड़ा लॉस था। अब हो सकता है कि उसी तरीके से
आप साउथ में और कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी को फिर से वही भुगतना पड़े, क्योंकि एक गरूर जो बीजेपी फिर से अपने अंदर लेकर आ गई है, ये कहीं ना कहीं अब जेडीयू और टीडीपी वाले जल तोड़ते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर मंत्री पद की शपथ के बाद जैसे ही कार्यभार संभाला तो पोर्टफोलियो बटे, उसके बाद से ही यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ आउटरीच शुरू हो गई। उनके मंत्री को लेकर लगातार बात होने लगी, मीम बनने लगे, खासकर यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर चीज़ें ऐसी होने लगी। लेकिन अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष मामले में, मंत्रालय के मामले में और टीडीपी और नीतीश कुमार के मामले में बीजेपी क्या एक्शन लेती है। और जब राहुल गांधी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने होंगे, हालांकि कांग्रेस जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें नाम राहुल गांधी का सबसे आगे है, लेकिन अभी इंडिया अलायंस से चर्चा होगी और भी बाकी नेताओं से बात की जाएगी, जिसमें अखिलेश का भी नाम सामने आ सकता है, यहाँ पर और भी कई लोगों का नाम सामने आ सकता है। यानी देखा जाए तो राहुल गांधी के अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो संसद में मोदी को बुरी तरीके से घेर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो राहुल गांधी की चीज़ें बनी हैं, जो राहुल गांधी की पप्पू से लेकर परफेक्ट वाली पर्सनैलिटी बनी है, कहीं ना कहीं इसका बड़ा रोल भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रहा है। आपको एक आंकड़ा बताते हैं यहाँ पर, जब 2019 में यहाँ पर चुनाव हुए थे, जब भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, जब राहुल गांधी यहाँ कंटेस्ट कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने देखा जो 70 लोकसभा उससे यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये जो न्याय यात्रा निकली है, उन 70 में से 2019 में से मात्र 6 सीटें कांग्रेस को मिली और 3 या 4 सीटें अन्य उनके अलायंस को मिली। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 36 तक पहुंच गया। यानी देखा जाए रेशियो यहाँ पर इस यात्रा के दौरान बढ़ा है, क्योंकि लोग यहाँ पर पोस्टर वाले और यहाँ पर टीवी के इख्तियार वाले मंत्री या कह लीजिए प्रधानमंत्री नहीं चाहते या नेता नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए, उनके हालात सुने, ज़मीनी स्तर पर बात करे। लोकसभा के चुनावों को भी किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर लाया गया, ये हमने इस बार देखा, और किस तरीके से घमंड बीजेपी का टूटा। जो 400 पार कह रहे थे वो अपने गठबंधन के साथ 300 भी ना छू पाए, ये देखने को मिला। तो आगे देखना होगा और इस राजनीति में क्या होना है, किस तरीके से मोदी 3.0 का कार्यकाल चलना है और अभी राजनीति में क्या क्या होना बाकी है। और जब राहुल गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे तो क्या सवाल होंगे और क्या जवाब होंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।